Hello everyone. Today we will start the what is the type of soil. देखो, इसमें बेसिक्स क्या है कि इसमें हमें ये पूरा का पूरा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और इस डायग्राम्स को आप अपनी कॉपी में बना भी सकते हैं और आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये जितने भी डायग्राम्स हैं ये आपके रिवीजन के तौर पे हैं, जिससे आपको एक हेल्प मिलेगी। रिवीजन्स से आपकी जो आपने चैप्टर में पढ़ा वो पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाता है एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो हम जानते हैं कि व्हाट इज़ अ टाइप ऑफ सोयल। ठीक है, एल्यूवियल सोयल यानी कि दोमट मिट्टी, ब्लैक सोयल इस अ कॉटन, ब्लैक कॉटन सोयल भी बोलते हैं इसको, रेड और येलो सोयल्स जो हमें प्लेटू पे मिलती है, लेटराइट सोयल जो हमें कोस्टल लैंड्स पे मिलती है, या फिर मिज़ोरम यानी कि ईस्टर्न साइड में मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे सेवन सिस्टर है। सेवन सिस्टर कहाँ पे है ये लेटराइट सोयल? सेवन सिस्टर कहाँ पे है? सेवन सिस्टर है हमारी मिज़ोरम, नागालैंड, असम, असम। ठीक है, मेघालय, वहाँ पे हमें लेटराइट सोयल मिलती है। ठीक है, भारत की ईस्टर्न साइड में। एरिड सोयल ये हमें राजस्थान में मिलती है क्योंकि रेतीली भूमि में ही पाई जाती है ये मिट्टी। ठीक है, फिर इसके बाद आती है हमारी फॉरेस्ट सोयल। ठीक है, फॉरेस्ट सॉयल हमें कहाँ मिलेगी? फॉरेस्ट सॉयल मिलेगी हमें माउंटेन्स एरिया में, जहाँ पर भी जंगल ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये बेसिक्स क्या हैं जो इसके नीचे ये फीचर्स हैं इसके। ठीक है, ये जितने भी हैं, एरिड सॉयल क्या होती है? मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉयल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसके अंदर कॉम्प्राइज ये सैंड और सिल्ट और क्ले की बनी हुई होती है। ठीक है, क्लासिफाइड कहाँ मिलती है? खादर और बांगर में मिलती हैं। ये क्या है? ये सारी की सारी इसकी विशेषताएं हैं। और ये है एल्यूवियल शेल क्या होती है? बहुत ही फर्टाइल होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वीट, कौन कौन सी फसलें की जाती हैं? वीट की जा सकती हैं, शुगर गेन उगाया जा सकता है, और अलग अलग प्रकार की दालें उगाई जा सकती हैं। फिर रीजन्स द थ्री सोयल्स या इंटेंसिव द कल्टिवेटेड डेंस इज द पॉपुलेटेड। ठीक है, और उत्तर भारत के मैदानी भागों में खेती की जाती है और यहाँ पर फसलों की कटाई की जा सकती है। ठीक है, और ये वाली सोयल कहाँ मिलती है हमें? फाउंड इन राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेट्स। ठीक है, और ये पूर्वी मैदानी भागों में भी पाई जाती है ये वाली मिट्टी। ठीक है, ब्लैक सोयल ये होती है, कॉटन सोयल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका कलर होता है रेगुलर कलर्स, यानी कि ब्लैक कलर की होती है हल्के से। ठीक है, ये क्ले की, इससे होता है मेड ऑफ क्ले द मेटर्स, और मेटर क्या होता है? इसके अंदर फास्फोरस, जिंक, ऑक्साइड्स, ये इसके अंदर इसके मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, होल्ड मॉइस्चराइजर, और ये नमी को अपने अंदर मॉइस्चराइज कर सकती है। ठीक है, फिर इसके अंदर होता है, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर छोटे छोटे क्रैक होते हैं, मैंने आपको इसमें पिक्चर्स में दिखाया था। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होता है? फिर इसके अंदर होता है फाउंड इन महाराष्ट्र, मालवा, मालवा के प्लेटू में मिलेगी, यानी कि मध्य प्रदेश के बीच के भाग में मिलेगी। ठीक है, और ये आपकी छत्तीसगढ़ में भी मिलेगी। ठीक है, आ जाओ अब जा। रेड सोयल ये क्रिस्टल रॉक से बनी हुई है। क्रिस्टल रॉक कौन से होते हैं? जो उनसे हमारे इंजीनियस रॉक होते हैं। इंजीनियस रॉक कौन से होते हैं? जो हमारे ज्वालामुखी से बने हुए पहाड़ होते हैं, वहाँ पे मिलती है। ठीक है, रेड इस कलर डिफ आयरन की अधिकता के कारण इसके अंदर डिफ्यूजन होता है। ठीक है, और येलो यह हाइड्रेट हो जाती है। हाइड्रेट का मतलब है कि जब किसी मिट्टी के अंदर से पानी ज़्यादा निकल जाता है तो वो हाइड्रेट होने के कारण उसका येलो कलर हो जाता है। ठीक है, डेवलप इन ईस्टर्न्स एंड साउथर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू, और ये दक्षिण के पठारी भाग में मिलती है, यानी कि पेनिनसुलर भारत में मिलती है ये। ठीक है, जो हमारे भारत का नीचे का जो वी आकार का शेप का है। ठीक है, अब आ जाऊँ, ये कहाँ कहाँ मिलती है? उड़ीसा में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है, और साउथ पार्ट द मिडिल ऑफ गंगा, गंगा के मैदानी भागों में भी ये वाली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। लेटराइट सॉयल, लेटराइट सॉयल में क्या होता है? इसमें टीचिंग ड्यू हैवी रेन्स और भारी वर्षा के कारण ये लेटराइट सॉयल होती है। हम इसको ब्रिक सॉयल भी मानते हैं।
ठीक है। ब्रिक सॉइल यानी कि ईंटों को बनाए जाने वाली ईंटें भी इसी वाली मिट्टी की बनाई जाती हैं। जब इसमें पानी और सूर्य का प्रकाश बराबर मात्रा में होता है तो हम इससे ईंटें भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है। जब हमारे यहाँ कीचड़ हो जाता है, कीचड़ होने के बाद जैसी मिट्टी आपने देखी होगी वो सूखी, कुछ ना तो वो ज़्यादा गीली होती ना ज़्यादा सूखी होती, ठीक है ना, तो वो उसको बोलते हैं लेटर सॉइल। ठीक है। लो ह्यूमस कंटेंट, और इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट कौन कौन सा था? ह्यूमस कंटेंट होता है जब हमारी पत्तियाँ, पेड़ पत्तियाँ गिरा देते हैं, या फिर उसके अंदर जानवरों की खाल वगैरह गल कर कीटाणु उनमें सड़ा कर बना देते हैं, तो वो लो ह्यूमस कंटेंट होता है। इसके अंदर वो ह्यूमस कंटेंट नहीं होता। ठीक है। एसिडिक होती है, अम्लीय ज़्यादा होता है, यानी खटास ज़्यादा होता है। ठीक है। इरोजन्स जल्दी हो जाता है इसमें। और डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब है इसमें पोषक तत्वों की ज़्यादा से ज़्यादा कमी मिलती है। सूटेबल कल्टीवेशन तो मैनी फर्टाइलाइजेशन। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? मैन्यूर द फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के हमें फर्टिलाइज़र यूज़ करने पड़ते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के उर्वरक, जैसे कि जिंक ऑक्साइड या फिर यूरिया, अलग अलग प्रकार के खाद हमें यूज करने पड़ते हैं। ठीक है। और ये जो है मोर सूटेबल है किसके लिए? क्रॉप्स के लिए। किसकी? कैश्यू नट की, यानी कि किसकी? कैश्यू नट क्या बोलते हैं? कैश्यू नट बोलते हैं हम काजू को। ठीक है। डेवलप इन द एरिया द हाई टेम्परेचर, ठीक है, एंड हैवी रेनफॉल। ठीक है। हैवी रेनफॉल यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होने के कारण लीचिंग हो जाती है। लीचिंग का मतलब है पोषक तत्व ज़मीन में चले जाते हैं इसके। ठीक है। एक मिनट, नेट प्रॉब्लम। ठीक है। अब आ जाओ। एरिड सोयल, द कलर ऑफ रेंज द फ्रॉम रेड एंड ब्राउन। इसकी रेड और ब्राउन इसकी होती है। ठीक है। सैंडी इज टेक्सचर सेलाइंस, और इसमें नमकीनपन ज़्यादा होता है, यानी कि क्षारीय गुण ज़्यादा होते हैं, जैसे हमारे नमक में होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे नमक के अंदर होते हैं। ठीक है। क्षारीय गुण होते हैं इसके अंदर। फिर रेत के कण ज़्यादा होते हैं, बनावट रेत के कणों से ज़्यादा होती है। फिर इसके अंदर साल्ट के ज़्यादा पार्टिकल्स मिलते हैं बहुत ही। लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चराइजेशर्स, और नमी कम मिलती है इसके अंदर। ठीक है। और इसके अंदर कंकर फाउंडेड द लो लेवल। ठीक है। एंड बिकेम आफ्टर द कल्टिवेटर आफ्टर द प्रोफेशन। इसमें इरिगेशन की कमी होती है, यानी कि खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें पानी जल्दी से सोख लिया जाता है, एवेपोरेशन हो जाता है। फॉरेस्ट सॉइल के बारे में आप जानते ही हैं, ये आप माउंटेन्स में मिलती है। ठीक है। और ये अलग अलग प्रकार की घाटियों में मिलती है। ठीक है। और यहाँ पर आपको ह्यूमस कंटेंट की अधिकता मिलेगी, ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और इसमें हिली माउंटेन्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और हिली माउंटेन्स वाली जगह पर आपको देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं इसमें, जितने भी ये वाले क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें, ग्रीन कलर के क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इनको एक एक बार छोटा सा थोड़ा सा मैं समराइजिंग कर दूंगा। द इंडिया वास्ट एंड डाइवर्स साइज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज सपोर्ट एंड स्टेटमेंट। क्या है कि हमारा जो भारत है वो बहुत ज़्यादा क्या है, उसमें वैरायटी फीचर्स हैं। प्लेन्स भी हैं, उसमें प्लेटू भी है, माउंटेन्स भी हैं। 43% जो है वो लैंड एरिया है, यानी कि उस पे ऊपर मैदानी भाग हैं 43%। और विच प्रोवाइड क्या करता है वो हमें बहुत सारी एग्रीकल्चर की क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। माउंटेन्स अकाउंट्स फॉर 30%, ठीक है, ऑफ टोटल सरफेस एरिया द कंट्री। 30% क्या है? 30% जो एरिया है वो किसी एक देश के अंदर माउंटेन है। हमारे देश के अंदर 30% माउंटेन है। 43% क्या है? 43% भाग पे हमारे मैदानी भाग हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या है, माउंटेन एरिया में लोग बाग जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वो टूरिज्म्स की होती है, या इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स से क्या होती है, क्योंकि वहाँ पर हम मेडिकल की फैसिलिटी ले सकते हैं। 27% प्लेटू हैं, और जो हमारे मिनरल्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के मिनरल्स और अलग अलग प्रकार के फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट से हम अलग अलग प्रकार की मेडिसिन्स या फिर अपने खाने पीने की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज वे होते हैं जो हमारे देश की सीमाओं में उगाए जाने वाले जो होते हैं, और जो पब्लिकली
हम यूज कर सकते हैं वे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जैसे मिनरल्स, वाटर, ठीक है, जो हमारे देश की सीमाओं में होते हैं, ठीक है, हमारे देश की सीमाओं में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, बैडलैंड्स एक्सेट्रा एंड ओशियनिक एरिया। ओशियनिक एरियाज़ क्या होता है, जो हमारे समुद्र की सीमाओं में, हमारे सपोज हमारा जो देश है और उसके आसपास जो 12 नॉटिकल्स माइल्स तक है, एक नॉटिकल्स माइन में 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है, और 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा ये देश है, ठीक है, और इसकी समुद्री सीमा है, तो इसके 12 नॉटिकल्स माइल्स तक हमारे देश की सीमा लगती है और इसके बाद दूसरे देशों की सीमा शुरू हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक। फिर इसके 24 नॉटिकल्स माइल तक क्या करते हैं कि भारत यहाँ पे अगर कोई जहाज़ एंटर कर जाता है तो उनसे टैक्स लेना शुरू कर देते हैं, मगर 12 नॉटिकल्स माइल्स तक हमारा अधिकार है और यहाँ पे जितनी भी खुदाई के द्वारा या समुद्र के अंदर से जितने भी रिसोर्सेज मिलेंगे उन पर वे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वे होते हैं जब जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे फार्मर के अपने खेत हो सकते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट हो सकते हैं, प्लांटेशन हो सकती है, ठीक है, और हाउस होल्ड हो सकता है, हाउस होल्ड के लिए गुड्स हो सकते हैं, अपने सामान हो सकते हैं, फ्रिज हो सकते हैं, अपने घर में यूज़ करने वाले दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसके अंदर एक अर्थ संबित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन बिकॉज इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस। ये क्या हुआ था कि रियो डी जेनेरियो में एक ब्राज़ील में 1992 में एक सम्मेलन रखा गया था जिससे कि हमारी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन किया जा सकते, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही थी और हमारी जो ओजोन परत है, मैंने बताया था आपको, जो ओजोन लेयर है उसमें क्या होता जा रहा, ओजोन लेयर में एक होल होता जा रहा जिसके कारण सूर्य की अल्ट्रावायलेट बी किरणें के कारण ए और सी हमारे शरीर को कभी भी हानिकारक नहीं पहुंचाती, मगर बी जो अल्ट्रावाइट किरणें होती हैं, अल्ट्रावाइट बी किरणें जो होती हैं हमारे शरीर को हानिकारक होती हैं, ठीक है, जिससे हमारे शरीर में जिससे हमारे शरीर में स्किन कैंसर या आई फ्लू या फिर आँखों की बीमारियों के कारण हमारी मौत हो जाती है, ठीक है, ऐसी प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। और ये किस सेंचुरी में रखा गया था, ये एजेंडा 21 है। एजेंडा 21 का मतलब ये है कि ये 21वीं सदी में रखा गया था जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि फ्यूचर की अपने रिसोर्सेज का इस प्रकार से यूज करना ताकि हमें फ्यूचर के रिसोर्सेज को पूरी तरह से हमारे फ्यूचर के रिसोर्सेज ख़त्म ना हो जाएं, ठीक है। और रिसोर्सेज प्लानिंग की 3 स्टेज दी हुई हैं, ठीक है। रिसोर्सेज प्लानिंग मैंने इसमें टोटल 11 क्वेश्चन कराए हैं, 11 क्वेश्चन सो इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड लॉन्ग क्वेश्चन को आपकी ज़रूरत नहीं पड़ने की, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मैं समझा दूंगा और आप अपनी लैंग्वेज में बना के इसमें डायग्राम्स वगैरह करके आप अपने शॉर्ट आंसर को ही आप लॉन्ग क्वेश्चन में बदल सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस तो आपको पता ही है। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है, द जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमें अपनी रिसोर्सेज का इस प्रकार से यूज़ करना ताकि हम अपने भविष्य में इन चीज़ों को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। जैसे सर्वे और मैपिंग के द्वारा हम देख सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों की कि कहाँ पे कितनी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। यानी कि हम जीपीआरएस सिस्टम के द्वारा हम ये चीज़ देख सकते हैं या अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने रिसोर्सेज पाए जा रहे, ठीक है। और फिर क्या है, एग्जामिन कर सकते हैं कि हम उन रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी के द्वारा किस प्रकार से निकालेंगे और इकोनॉमिकली हम उनका किस प्रकार से यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर आता है हमारा मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और हम अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में किस प्रकार से उन्हें यूज़ करेंगे, ठीक है। मेंशन 3 फिजिकल फैक्टर एज वेल एज 3 ह्यूमन फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द यूज़ ऑफ लैंड इन इंडिया, ठीक है। और क्या क्या 3 फिजिकल फैक्टर हैं जो ह्यूमन फैक्टर डिटरमाइन है और किसी भी ज़मीन को यूज़ करने के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। देखो, ए होता है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर वे फैक्टर होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा बनाए हुए फैक्टर हैं, जैसे ट्रोपोग्राफी यानी कि उस जगह की बनावट, ठीक है, उस पर किस प्रकार के पहाड़ बने हुए हैं, उसकी पर्वत कैसी हैं, उसके प्लेन्स कैसे हैं, क्लाइमेट यानी कि उसकी जलवायु कैसी है,
उसके मौसम कैसा है उसके अंदर, उसके सूर्य का तापमान उस एरिया में कैसा रहता है। फिर तीसरा फैक्टर क्या है कि वहाँ की मिट्टी की बनावट क्या है और उसमें किस किस प्रकार की फसलें बोई जा सकती हैं। ठीक है। फिर दूसरा होता है ह्यूमन फैक्टर। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है जनसंख्या घनत्व। किसी एक छोटे, सपोज 1 किलोमीटर के अंदर 20 लोग रहते हैं या 100 लोग रहते हैं या 200 लोग रहते हैं, तो उसके कारण वहाँ की वो डेंसिटी हो जाती है, यानी कि जनसंख्या घनत्व होता है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी का मतलब है कि उस देश में कितनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है। फिर आता है कल्चरल एंड ट्रेडिशंस, और कल्चरल और ट्रेडिशन के आधार पे हम अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। भाई कल्चरल के हिसाब से भी, अपनी संस्कृति के हिसाब से भी देख सकते हैं कि हमें रिसोर्सेज कितने चाहिए। ठीक है। अब जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन इन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का मतलब है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इस चैप्टर का नाम है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक चीज़ इसमें खोल के बताई हुई है आपको, एक एक चीज़ बिल्कुल समझाने की कोशिश की हुई है। और किसी ने अगर वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले के जाके वो चैप्टर में चीज़ों को समझ सकता है। द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का मतलब है कि जो आदमी है वो भी एक प्रकार का रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि सपोज करो एक बच्चे हो आप, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं या लिखा रहे हैं, आपने एक एजुकेशन प्राप्त कर ली, तो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद आप क्या कर रहे हैं? आपने सपोज एक बच्चे ने क्या किया कि घर पे ही कोई चीज़ बेकार से सामान से कोई इंजन बना दिया, कोई ट्रैक्टर बना दिया या कोई दूसरी चीज़ बना दी, मगर जब उसे बेचे हैं तो वो करोड़ों रुपए के पेटेंट्स मिलते हैं, या फिर कंपनी जब भी उसे बना के बेचेगी तो उस बच्चे को वो पैसे देगी। तो बनाया किस वजह से है? उस ह्यूमन के द्वारा वो चीज़ बनाई गई है, वह प्रोड्यूस की गई है, तो वो ह्यूमन हमारे देश के लिए एक रिसोर्सेज है। क्योंकि उसने अपनी स्किल और अपने ज्ञान से किसी बेकार सी वस्तु को एक यूनिक वस्तु में बदल दिया। सपोज किसी भैया ने या किसी भी आदमी ने अगर अपने ज्ञान का प्रयोग करके कोई दवाई बना दी, कोई कोरोना की दवाई बना दी या कुछ भी बना दी, और वो दूसरी कंपनियां बेच रही, तो बनाई किसने है? वह उस ह्यूमन ने बनाई है, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होगा। तो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही, वो लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर रही, आपको पढ़ा रही, बाल शिक्षा का अधिकार दे रही। तो इसका क्या मतलब है कि वो चाह रही कि जो फ्यूचर की जनरेशन हो वो बहुत ही ज़्यादा समृद्धि हो, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल स्किल हो, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो, ताकि वो उन चीज़ों का यूज कर सके। ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है, देखो एग्जाम्पल फॉर डेवलप्ड विद टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल फॉर जापान। जैसे जापान में कोई भी भैया है वो क्या है कि वो कहता है कि मुझे खाली बैठना मंजूर नहीं है। ठीक है, चाहे मुझे एक ही अखबार से 100 बार पढ़ना। तो कहने का मतलब ये है कि वे अपनी एक एक मिनट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और वे नया सीखने पे ध्यान देते हैं, और वे टेक्नोलॉजिकल यानी कि 10वीं के बाद ही नौकरी लग जाती है उनकी। तो ऐसा क्या चीज़ है? क्योंकि वे अपने ज्ञान को विकसित करते हैं। रट्टाफिकेशन से ज़्यादा वे प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देते हैं। ठीक है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, यानी कि हमारे देश के पास जो बहुत बड़ी सोर्सेज है वो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है। ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का मतलब है किसी आदमी के द्वारा वो चीज़ की जाना। ठीक है। अब आ जाता है लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम्स किस प्रकार से सोल्व की जा सकती है। देखो काउंटर प्लॉगिंग के द्वारा की जा सकती है। काउंटर प्लॉगिंग क्या होता है? काउंटर प्लॉगिंग में ये होता है कि एक लाइन के अंदर, ऐसे लाइन के अंदर यहाँ पे बीच में फसलें बोई जा सकती हैं। ठीक है। और जो बीच में है यहाँ पर ट्री लगाए जा सकते हैं। ठीक है। इसके कारण क्या होगा? जो मिट्टी का कटाव होगा या सॉइल इरोजन्स होगी, लैंड डिग्रेडेशन होगा, वो कम से कम हो जाएगा। ठीक है। ट्रेस स्टेप्स कैन बी द स्लोप। ठीक है। सीढ़ीदार या सीढ़ी नुमा खेत बनाए जा सकते हैं ऐसे, जैसे अपने घर में आप पैड़ियाँ देखते हो ना। ठीक है, पैड़ियाँ देखते हो, पैड़ियों के अनुसार आप खेत, सीढ़ी नुमा खेत बना सकते हो। ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि बिटवीन द क्रॉप्स। ठीक है, और उनको अलग अलग स्ट्रिप्स में बांट सकते हो आप। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हो। इसमें से आप एनी 5 कर लेना, कोई से भी, जो उनसे भी अच्छे लगे नीचे तक आपको। ठीक है। और ये लैंड डिग्रेडेशन की एक्टिविटी को रोकने के लिए हैं, जैसे एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशंस, कंट्रोल ऑफ ओवरग्रेजिंग, यानी कि हमें पशुचारण को कम से कम करना होगा। देखो अगर पशुचारण ज़्यादा से ज़्यादा होगा, सपोज ये घास है, इन घासों को अगर आदमी ज़्यादा काटेगा या खा जाएंगे जानवर, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो घास है वो पूरी तरह से जब समाप्त हो जाएगी तो मिट्टी की जो पकड़ है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
इसमें से आपको जितने भी ये वाले हो रहे, ये वाले हो रहे, ठीक है ना, ये सब आपको करने हैं। ठीक है। खादर और बांगर में इसके बारे में डिफरेंस बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, मैंने ये पढ़ा रखा आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा। और कौन कौन से फैक्टर फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सॉइल प्रोफाइल आपको पढ़ाया था। ठीक है, जैसे बेड रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशंस के कारण हमारी मिट्टी की बनावट बनती है। जैसे इसमें वेरियस फैक्टर होते हैं, जैसे टेम्परेचर के कारण भी। देखो मेटाफोरिक रॉक जो है वो टेम्परेचर के कारण बनते हैं। जैसे कि हमारा चूने का पहाड़ है, चूने के पहाड़ पर जब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा तो वो संगमरमर में बदल जाता है। तो इसी कारण से हमारी मिट्टी की फॉर्मेशन हो जाती है। रनिंग वाटर, जब एक जगह पर पानी से ज़्यादा डल हो जाएगा तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो इसके कारण भी क्या होता है, सोयल का फॉर्मेशन हो जाता है, एक नई प्रकार की सोयल बन जाती है, जैसे लेटराइट सोयल बनती है। ग्लेशियर यानी कि जब बर्फ़ ऊपर से पहाड़ से नीचे गिरती है तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को काट के लेके आती है। तो इस तरह से हमारी ग्लेशियर होते हैं। या विंड के द्वारा भी हम सोयल फॉर्मेशन होता है। विंड के द्वारा जब एक स्थान से तो रेत उड़ा के ले जाई गई, या दूसरे स्थान पे क्या करा, दूसरे स्थान से कुछ और ले जाया गया, तो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड जब उसके अंदर मिल जाते हैं तो एक नई प्रकार की सोयल फॉर्मेशन होता है। केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक चेंजेस, केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक चेंजिंग का मतलब क्या है कि उसके अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स और ऑर्गेनिक्स चीज़ें, यानी कि केमिकल्स जैसे आपने अलग अलग प्रकार की फसलों के अंदर अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर्स डाले, या उनके अंदर पेड़ों की पत्तियां मिलने के कारण एक नए प्रकार की क्या हुई, सोयल फॉर्मेशन होगी, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की मिट्टी बन गई। ठीक है। खादर हमारी क्या होती है, खादर हमारी होती है नई एल्यूवियल सोयल। देखो ये न्यू एल्यूवियल सोयल होती है। फिर ये क्या होती है, ये बहुत ही फर्टाइल होती है। फिर क्या होती है, ये गंगा की घाटियों में मिलती है ज़्यादातर। फिर गंगा के या मैदानी भागों में मिलती है। ठीक है। ग्रीन और रेड वाले ही क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है। और बैंगर क्या होती है, बैंगर होती है हमारी ओल्ड एल्यूवियल सोयल, ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखा। दीज आर द लेस फर्टाइल देन द खादर सोयल। ठीक है। दे आर फाउंड द अपर रीच ऑफ द वैली। ठीक है। और ये घाटियों से पहले की साइड में मिलते हैं आपको। ठीक है। और ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मैंने अभी पढ़ाई है आपको। ब्लैक सोयल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ब्लैक सोयल द क्ले मटेरियल्स। ठीक है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं, हम ब्लैक कॉटन सोयल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर सोयल न्यूट्रिशंस बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फिर लाइम यानी कि गंधक की अधिकता मिलती है। बट इज़ अ पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट, इसके अंदर फास्फोरिक कंटेंट बहुत कम होता है। ब्लैक सोयल इज डेवलप द डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द समर ईयर। आपने देखा था, एक फ़ोटो देखा था। ठीक है, इस तरह से इसमें क्रैक पड़ जाते हैं भूमि में, मिट्टी के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्रैक हो जाते हैं, इस प्रकार से इसमें क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्रैक हो जाते हैं इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें सॉइल इरोजन बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉइल इरोजन को तो चलो फिर भी बता रहे। व्हाट इज़ अ सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को सॉइल इरोजन कहते हैं। द राइट द टू ह्यूमन फैक्टर या टू ह्यूमन एक्टिविटी। कौन कौन सी हैं टू ह्यूमन एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों का कटाव, और ओवर ग्रेजिंग। मैनी रीजन्स में क्या कर रहे हैं पीपल्स, अपने अलग अलग भेड़ बकरियों के द्वारा जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाए, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को घुमाने के लिए आदमी ले जाते हैं अपने पशुओं को, तो वहाँ पे क्या करती हैं गोट, कैटल्स एंड शिप। जो गडरिये भैया होते हैं वो क्या करते हैं, गोट और शिप को ले जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब है कि सारी की सारी जब हम भूमि से घास खत्म कर देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है। लैंड डिग्रेडेशन का भी यही एक कारण, देखो ये कॉमन कारण है कि ओवर ग्रेजिंग से हमारी लैंड डिग्रेडेशन भी होता है और मिट्टी का कटाव भी होता है। तो व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ सोयल, सोयल इज अ थिन लेयर ऑफ द अर्थ। एक छोटी सी पतली सी परत है, मिट्टी क्या है, एक छोटी सी बिल्कुल बारीक महीन कणों की बनी हुई पतली सी परत को मिट्टी कहते हैं। ठीक है। ये तो कह दें कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सोयल, मैंने पूछा व्हाट इज़ अ सोयल, तो वो बता दें कि सोयल का मतलब होता है मिट्टी। तो मिट्टी सिर्फ ये मीनिंग नहीं है, मीनिंग के साथ एक छोटी सी डेफिनेशन भी दें। सोयल्स का मीनिंग क्या होता है कि थिन लेयर ऑफ द अर्थ,
ठीक है, कॉपी में आपको आंसर राइटिंग भी करनी है। ठीक है, देखो मैप है, मैप के अंदर मैप भी दिया हुआ है, इसमें एक छोटा सा मैंने मैप भी ऐड किया हुआ है आपका। ठीक है, और इसमें मैप के द्वारा आपको क्वेश्चंस दिखाए गए हैं। देखो पहले में तो आपके क्वेश्चंस का आंसर है, पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, इस तरह से आपके मैप आएंगे, मैप का वर्क रहेगा ये। फिर इसमें से आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी। ठीक है, इसके अंदर से आपको देखो, इसके अंदर देखते हैं, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, ये आपका आंसर है। जैसे आपका मैप है, उसने पूछा कि ऊपर के भाग में जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला भाग है वहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है, तो आपने बता दिया फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल मिलेगी। फिर डी भाग में आपको ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी, ये बताना है, महाराष्ट्र की साइड ब्लैक सॉइल मिलेगी। ठीक है, यानी कि गोवा वाले इलाके में। ठीक है, फिर पूछा उसने एल्यूएल सॉइल कहाँ मिलेगी। ठीक है ना, इस तरह से देखो इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, जैसे इसने ए बी सी डाल दिया है इसमें। ठीक है, ये वाली जो ऊपर देखो ये लाइनिंग हो रही है ऊपर, तो ये क्या है, ये आपकी टाइप ऑफ ए सॉइल है, और फिर इस सॉइल का आंसर दिए हुआ है ये। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, और पेपर में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, पेपर में देखो ये क्वेश्चन आएगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कम से कम 4 मार्क्स इसमें से आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में भी आया है वो, ये इंडियन ज्योग्राफी यानी कि ये वर्ल्ड, ये आपके पूरे की पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको मैप से कर लियो, अब जब तुम्हें समझ में आ गई होगी कि सर इतना मैप पे क्यों जोर दे रहे, क्वेश्चन आएगा इस टाइप से। ठीक है, वो जगह को इस तरह से पूछेगा, चीज़ों को देखो कि ए साइड में कौन सी सोइल है, आप बता देना फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोइल है। फिर पूछेगा डी साइड में कौन सी सोइल है। ठीक है, फिर बता देना। फिर वो पूछेगा आपसे कि ई साइड में कौन सी सोइल है, फिर भी बता देना कि ये वाली सोइल है, माउंटेन सोइल है या फिर वो सोइल है। यहाँ पे आपको कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे, यहाँ भी बता देना आप कौन सी सोइल है। देखो इन सभी क्वेश्चनों के आपके आंसर कहाँ पे हैं, इस वाले मैप पे हैं, देखो। ठीक है, और ये देखो सारे के सारे आंसर इसमें दिए हुए हैं। और किसी के भी कोई भी सब चीज़ समझ में ना आवे, वो बहुत अच्छी तरह से मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, फ़ोन कर सकता है। ठीक है, और हैव a नाइस डे। इफ़ यू लाइक योर लेक्चर तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, एंड लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और किसी को भी कोई भी चीज़ पूछ सकता है वो, मेरा नंबर है 7302 84 02। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके।